हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक मैक्सवेल इक्वेशंस देखी थी, उनके जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या होती है और इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, और बेसिकली हमने उसको लर्न किया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या क्या होती है। अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम उन मैक्सवेल इक्वेशन को एक एक करके डिराइव करेंगे। तो इस डेरिवेशन को मैंने दो पार्ट में हम लोग दो वीडियोज में कर लेंगे। पहले वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले तीन इक्वेशन डिराइव करेंगे, और जो दूसरे वीडियो है उसमें हम फोर्थ इक्वेशन डिराइव करेंगे, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। तो क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम उसको अगले लेक्चर में डिराइव करेंगे। तो पहली तीन इक्वेशन को सबसे पहले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे मैक्सवेल की पहले इक्वेशन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब हमने देखा था तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन क्या थी मेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, और यहां पे हम कौन से इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इन डिफरेंशियल फॉर्म वाले इक्वेशंस। सो राइट ऑन प्रूफ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। सो मैक्सवेल की अगर पहली इक्वेशन हम देखें डिफरेंशियल फॉर्म में तो वो क्या थी, बताओ मुझे। दिस इज वन, फर्स्ट इक्वेशन वाज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, है ना। तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है हमें प्रूव करनी है। You have to prove this equation। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए जो हमें ऑलरेडी पता है, उन फैक्ट्स को लेके और हमें इस इक्वेशन पे अराइज होना है। सो बेसिकली देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था कि पहली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस इक्वेशन पे फाइनली आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट इफ यू टेक द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस ds, दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, है ना। तो अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखूं, सो आई कैन राइट डाउन बेस्ड ऑन गॉस लॉ, बेस्ड ऑन गॉस law of electrostatics, we can write what you can write, surface integral E dot ds is equal to q over एप्सिलॉन नॉट, q by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि देखो मुझे इस साइड में d चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी बन जाएगा यहाँ पे। तो अगला इक्वेशन क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डॉट ds इज इक्वल टू q। अब एप्सिलॉन नॉट ई क्या है मेरा, नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, सो इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डी। सो देयरफॉर अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, बताओ मुझे। दिस विल बी सरफेस इंटीग्रल एस डी डॉट ds, ठीक है, इक्वल टू क्यू। अब क्यू को जब मैं किसी एक वॉल्यूम में कंसिडर करूंगा ना, ठीक है, वॉल्यूम में कंसीडर करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है। और उसका जो इंटीग्रल आ गया उसके साइड में कौन सा इंटीग्रल आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा, है ना। किसी भी अगर एक वॉल्यूम डीवी को मान के चले, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी को मान के चले, वहां पे जब अगर चार्ज को कंसीडर करूंगा तो चार्ज क्या बन जाएगा मेरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो देयरफॉर मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल d dot ds, sorry, surface integral d dot ds
इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी, है ना। अब ध्यान से देखो एक बार, यहां पे इस साइड में तो सरफेस इंटीग्रल है मेरा और इस साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मेरे पास सेम टाइप का इंटीग्रल होना, तो या तो पूरा ही वॉल्यूम इंटीग्रल हो या फिर पूरा ही सरफेस इंटीग्रल हो। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि मैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल can be converted into वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना। सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो सरफेस की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा और जहां पे डी डॉट डी एस है वहां पे आ जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी और फिर डीवी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो ओवर डीवी। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, रो ओवर डीवी को इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रीअरेंजिंग द टर्म विल गेट वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी ये डीवी आएगा ना क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं। सो दिस विल बी डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस रो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में लास्ट में, डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस रो इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, है ना। तो यही इक्वेशन मुझे बनानी थी, सुनो। तो यहां पे मेरी फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूव्ड, दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो मेरी मैक्सवेल की प्रूव हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, राइट डाउन सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए आपको याद होगा स्टार्टिंग क्लासेस में जब मैंने आपको बताया था कौन सा लॉ लगता है, कौन सा लॉ होता है, ये लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर जब मैं फ्लक्स इनक्लोज निकालता हूं दैट विल बी इक्वल टू 0, और आपको पता है कि फ्लक्स इज नथिंग बट 5 इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ठीक है, अगर कोई एलिमेंट में डीएस मान लूंगा तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं 5 इज इक्वल टू बी डॉट ए है तो बी डॉट डी एस यानी कि सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस हो जाएगा। और क्योंकि 5 0 होगा किसी भी क्लोज पाथ में तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस क्या हो जाएगा मेरा, वो भी 0 होगा। सो हेंस सो यू कैन राइट फ्रॉम Gauss law of magnetostatics we have magnetic flux across a closed surface as always equal to 0।
इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप ये देखें, ये क्लोज सरफेस है आपका, तो इक्वल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स विल बी गोइंग इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स और इट इज ओवर अ सरफेस ds। तो अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? विल राइट फाई ऑफ b इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल s b डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास में आ गया। अब यहां पे सरफेस इंटीग्रल है, लेकिन मेरे पास में अंदर की तरफ क्या है? b डॉट ds, लेकिन मुझे क्या चाहिए? डाइवर्जेंस ऑफ b चाहिए। तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो मैं इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा। सो राइट डाउन अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव क्या आएगा? सिंपल है, सरफेस इंटीग्रल जो है वो मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो b डॉट ds है वो किस में आ जाएगा? मेरा डाइवर्जेंस ऑफ b में आ जाएगा और किसके ओवर होगा? ओवर अ वॉल्यूम एलिमेंट dv। सो यू कैन राइट डाउन वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ b डॉट dv b डॉट dv इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब फ्रॉम मैथमेटिक्स अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? आई कैन राइट ऑन डाइवर्जेंस ऑफ b इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। सो हेंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। एक मिनट, so this is also proved. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इज ऑल्सो प्रूव्ड। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन मुझे क्या कहता है? क्या थी थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की? बताओ। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डाउ बी ओवर डाउ टी। ठीक है, ये थी मेरी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रूव करना है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आपको याद होगा मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कौन से लॉ पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैराडेज लॉ लिखेंगे। तो बेस्ड ऑन फैराडे लॉ, बेस्ड ऑन फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या कहता है कि किसी भी ईएमएफ, किसी भी कॉइल के अराउंड अगर ईएमएफ मुझे निकालना है तो वो क्या होगा? जैसे ही अगर मैं उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकूं, है ना, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे कि अगर आप ट्रांसफार्मर का एक एग्जांपल लो, अगर सपोज करो कि आपके पास में एक ट्रांसफार्मर है इस तरीका का, है ना, और ये इसका प्राइमरी है हो गया, ये इसका सेकेंडरी हो गया, और यहां पे आप एक वोल्टेज लगा दो ऑल्टरनेटिंग, है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस एंड इट विल लिंक टू द N2 टर्न्स, है ना, सेकेंडरी, इट विल लिंक टू द सेकेंडरी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड and that will be proportional to rate of change in flux. So based on Faraday's law, what you can write? We can write EMF as, so based on Faraday law, EMF can be written as minus d by dt of phi b, है ना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ phi b। ऑल्सो एक चीज और है, देखो इक्वेशन में मुझे E भी चाहिए ना, तो मुझे कैसे E लाना? तो E का और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप हो सकता है? अगर आपने देखा होगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, है ना, ये होता है, या फिर आप कह सकते हो E इज इक्वल टू V बाय आर,
हमने उसमें भी यूज किया था, आपको याद हो तो हॉल इफेक्ट में भी यूज किया था इसी टर्म को। तो अगर मुझे v को लिखना है, इसमें जो ईएमएफ है, आई कैन राइट ऑन ई ओवर आर। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लगा लूं तो इसका क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट, ईएमएफ इज ऑल्सो इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशंस को लेट्स, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये भी ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा आपका, बताओ मुझे। इट विल बी लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डाउ बाय डाउ टी इंटू फाइव ऑफ बी। अब आपको 5 क्या पता है, 5 मालूम है, 5 इज इक्वल टू बी इंटू ए, और एक सरफेस डीएस की तरफ मान के चलेंगे तो इट विल बी बी इंटू डीएस। तो मैथमेटिकली क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, माइनस डाउ ओवर डाउ टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस, ठीक है। अब देखो मेरे को, यहां पे लाइन इंटीग्रल है, यहां पे सरफेस इंटीग्रल है, तो या तो यहां पे दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल हो, या तो दोनों तरफ लाइन इंटीग्रल हो। तो अब मुझे क्या करना है, आई विल कन्वर्ट दिस लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, ओके, बाय यूजिंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ठीक है। तो हम इसमें स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम, line integral can be converted into theorem, line integral can be converted into सरफेस इंटीग्रल। तो जब आप स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगाते हो तो लाइन इंटीग्रल तो सरफेस इंटीग्रल में बदल जाता है, और जो ई डॉट डीएल है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपका कर्ल ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस में हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे स्टोक्स कर्ल थ्योरम को। तो अब नया इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डॉट डीएल ds डॉट ds इज इक्वल टू माइनस डाउ बाय डाउ टी सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds, ठीक है ना। अब इसको इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई माइनस डाउ बी बाय, माइनस है तो प्लस हो जाना है, प्लस माइनस डाउ बी बाय डाउ टी इंटू डी एस। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना, ये 0 हो गया। आप दोनों तरफ से मैथमेटिक्स लगाओ और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो अगेन यू व्हाट यू विल गेट, कर्ल ऑफ ई प्लस डाउ बी बाय डाउ टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो लास्ट में आपके पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी ओवर डाउ टी। तो ध्यान से देखो, यहां पे आपकी थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी, विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, थर्ड इक्वेशन
ऑफ मैक्सवेल. ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल विच इज प्रूव्ड. ठीक है. सो इसमें हमने मैक्सवेल की 3 इक्वेशंस को प्रूव कर दिया. एक बार इसका समरी वापस से देखते हैं हम कि हमने क्या क्या किया है. उसके बाद में अगले लेक्चर्स में हम फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे. तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, ध्यान से देखो इसको फिर से एक और बार हम देखते हैं. तो हम क्या कर रहे थे, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन दी थी कौन सी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो. तो हमें क्या पता है, हमें गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है, तो हम उससे डिराइव करेंगे. तो एज वी नो फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस विच कुड बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज. ये हमने पहला स्टेप किया कि सबसे पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, उसको मैथमेटिकली हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट को हमने राइट साइड में ले लिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो गया यहाँ पे. और इस चार्ज को हमने ओवर अ वॉल्यूम ले लिया, डीवी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा. तो इंटीग्रल ऑफ रो डीवी आ जाएगा. अब मुझे पता है कि एप्सिलॉन नॉट ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे डी आ गया मेरा. ठीक है. तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई, सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डीवी. अब एक साइड में सरफेस इंटीग्रल है और एक साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है. ठीक है. तो दोनों को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलने के लिए क्या करोगे आप, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे. तो गॉस डाइवर्जेंस यूजुअली किस लिए लगा जाता है कि आप सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सको. ठीक है. तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा. वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डीवी, है ना. तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, रो डीवी को आप इस साइड ले आओ, लेफ्ट साइड में दिया हो तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस रो डॉट डीवी इज इक्वल टू 0. अब फ्रॉम मैथमेटिक्स it is evident that divergence of D is equal to rho. तो उसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे. सेकेंड इक्वेशन कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करती है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स. ठीक है. तो वो क्या कहता है कि फ्लक्स इनक्लोज्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज 0. तो फ्लक्स क्या हो सकता है मेरा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए और ओवर डीएस क्लोज सरफेस मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस इज इक्वल टू 0. अब मुझे इसके डाइवर्जेंस के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा. उससे क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल जो है वो मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल जाएगा. सो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट डीवी इज इक्वल टू 0. तो अब मैथमेटिक्स लगाओ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, आपको क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0. तो यहां पे मेरी जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या हो गई, प्रूफ हो गई. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या बोलती है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी. ठीक है. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है आपको, ईएमएफ तभी इंड्यूस होती है जब मेरे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है. तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डाउ फाई बाय डाउ टी. ठीक है. ऑल्सो वी न्यू दैट ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर लाइन एलिमेंट डीएल वो कैसे रिलेटेड है, ईएमएफ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल. ठीक है. अब दोनों ईएमएफ है, तो दोनों ईएमएफ को आप इक्वेट कर सकते हो. इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. अब 5 को आप बी इंटू ए लिख सकते हो, तो इसको ओवर अ क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस हो जाएगा. तो आप देख रहे हो एक साइड में लाइन इंटीग्रल है, दूसरी साइड में सरफेस इंटीग्रल है. तो आप क्या करोगे, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलोगे. इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इसके लिए आप स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगाओगे. तो अब मेरे पास में क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डाउ बाय डाउ टी बी डॉट डी एस. अब इसको आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आओ, तो आपके पास में आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस प्लस डाउ बाय डाउ टी बी डॉट डी एस इक्वल टू 0. अब अगेन वापस से मैथमेटिक्स का रूल लगा के हम लास्ट में ये ले सकते हैं, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी. और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल. ठीक है. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल हमें कैसे प्रूव करनी है. थैंक यू वेरी मच.